वेबिनार द्वारा आपके सामने रखा जाता है। और वो आज का भी जो पहलू है वो आपके सामने रखने के लिए मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी कि जो जो मैंने अभी कहा वो उस पर सिर्फ विश्वास नहीं करते, बल्कि वो 100% बिलीव करते हैं कि इसको हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, और तभी हम भारत देश को एक नंबर 1 नेचर्स इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे जीन्स में है। तो इसी को समझाने के लिए अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुल्लब सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू अभिजीत एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुल्लब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों आज के टॉपिक समझने के लिए कुछ बेसिक्स हमें समझनी पड़ेगी। बायोगैस। दोस्तों बायोगैस यानी एक ऐसा गैस जो बायोलॉजिकल सोर्सेस से निकलता है। अगर मैं केमिकल या इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन आपको बताऊं, व्याख्या आपको बताऊं, तो उसकी व्याख्या यह है कि बायोगैस एक अनेक गैस का ऐसा मिश्रण है कि जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और वो काफी सारी, वो किसी भी सजीव से तैयार हो सकता है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो एनिमल्स हो। और इसी तरह बायोगैस के लिए अगर रॉ मटेरियल क्या है, किससे किससे बायोगैस तैयार होता है, इसको अगर आप देखोगे तो वो वनस्पति का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, वो अपने घर का किचन वेस्ट से लेके अपने एग्रीकल्चर का वेस्ट पूरा वो हो सकता है, सब्जी मंडी का वेस्ट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, एनिमल वेस्ट हो सकता है, एनिमल को मरे हुए जानवर से लेके उनका जो वेस्ट आता है, ये सभी चीज जो भी सजीव है उनसे ये बायोगैस तैयार हो सकता है। लेकिन हमारे देश में इस बायोगैस की एक बहुत बड़ी परंपरा है, और सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी अगर आप पूछोगे बायोगैस तो लोगों को शायद बायोगैस ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन लोगों को गोबर गैस बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। इसका कारण यह है कि हमने अभी तक जितने भी बायोगैस के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बायोगैस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स ये हमने अभी तक गोबर के ऊपर लगाए हैं। गाय और भैंस की जो विष्ठा है, जो मल जिसको हम गोबर कहते हैं, उसके ऊपर बनाए गए ये सब प्रोजेक्ट्स है, और परंपरा से हम लोग इसको करते आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसे गोबर गैस के नाम से जानते हैं। वैसे ही अमेरिका में जहां मार्शी लैंड है या दलदल होती है, उस दलदली में जो वनस्पति होते हैं वहां से ये बायोगैस तैयार होता है, और वहां लोग उसे मार्श गैस करके समझते हैं। तो दोस्तों ये जो बायोगैस का प्रोजेक्ट है, आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन हमेशा इसका जो इतिहास है, इतिहास में हमेशा इस प्रोजेक्ट को ईंधन का प्रोजेक्ट ऐसे देखा गया है। हमेशा जब भी बायोगैस का प्रोजेक्ट लगा है, उसका इस्तेमाल हुआ है, हमेशा ये बायोगैस एक ईंधन के तौर में इसका इस्तेमाल हुआ है, और ये प्रोजेक्ट यानी ईंधन तैयार करने वाला प्रोजेक्ट करके इसको अभी तक लोगों ने काम किया है। अब इवन 3000 साल पहले, यानी हम लोग अभी कॉमन एरा की बात कर 2022 में है, उस कॉमन एरा के पहले 3000 साल पहले भी मिडिल ईस्ट में गर्मी तैयार करने के लिए इस ईंधन का उपयोग होता था, जिसको बायोगैस कहते हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी सबसे पहला प्लांट वो 1859 में लगा, बंबई में लगा। बंबई में एक माटुंगा करके प्लेस है, वहां लगा, और वो इसलिए लगा कि इस ऊर्जा से, इस बायोगैस से हमें दिए जलाने थे, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, बिजली तैयार करने के लिए प्लांट लगा। और ऐसा कहा जाता है कि पहले इसकी शुरुआत भारत में हुई, और उसके बाद ये लंदन, इंग्लैंड में गया और बाकी की जगह पे गया। दोस्तों हजारों सालों से हमने कभी भी कोयला इस्तेमाल नहीं किया, हम कभी भी कोयला इस्तेमाल करते ही नहीं थे। हम हमेशा इस गोबर से बनाए हुए जो प्लेट्स है, जो केक्स है, इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आपको जलाने की जरूरत हो कुकिंग के लिए, बाकी कोई भी पर्पज के लिए, तो इस सारे पर्पज के लिए ये हमारे गाय भैंस का जो डंग है, जो विष्ठा है, उसका इस्तेमाल होता था। भारत दुनिया की पहला ऐसा देश है, पहले ऐसी कंट्री है कि जिन्होंने इस बायोफ्यूल को लेके राष्ट्रीय योजना बनाई। हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद
इस एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भारत ने इस बायोगैस पॉलिसी लाई। तो ये पॉलिसी इसीलिए थी कि हम लोग ऊर्जा का निर्माण करें, उस ऊर्जा तैयार करें और ऊर्जा में काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट की ओर बढ़े। और ये बायोगैस हर किसी एनिमल वेस्ट से तैयार हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इसको गोबर गैस के नाम से जानते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल हो उसकी विष्ठा, उसका मलमूत्र है, उससे हम लोग इसे बना सकते हैं, बायोगैस को बना सकते हैं। और वैसे ही एक एनिमल और भी है जिसका नाम है मनुष्य। मनुष्य प्राणी ये पूरे इकोसिस्टम की एक छोटा सा एक कड़ी है, और ये भी इससे भी हम लोग ये बायोगैस बना सकते हैं। और जिस सीवेज की आज हम लोग बात कर रहे हैं वो सीवेज यानी इस मनुष्य प्राणी की वो मलमूत्र है। तो ये एक अच्छा रॉ मटेरियल है कि जिससे ये हम बायोगैस बना सकते हैं, ये फ्यूल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में देखो, हमने इतिहास देखा, हजारों सालों से इस बायोगैस को, इस प्रोजेक्ट को, प्रकल्प को, इस प्रोडक्ट को हमेशा ईंधन के तौर पर देखा गया है, हमेशा इसको ईंधन करके इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आज की तारीख में कभी भी किधर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमारे आजू बाजू, आप जिस भी गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आपके आजू बाजू कई सारे बायोगैस के प्रोजेक्ट आपको दिखाई देंगे। मैक्सिमम प्रोजेक्ट ये म्युनिसिपैलिटीज ने, आपके नगर पंचायत ने लगाया है, और वो इसीलिए लगाया कि उनको वहां का जो गीला कचरा है उसको वो मैनेज करना है। तो आज की तारीख में ये जो बायोगैस के प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ कचरे का मैनेजमेंट करने का प्रोजेक्ट करके इसको लगाया जा रहा है हर जगह। यानी सिर्फ म्युनिसिपैलिटी नहीं, अगर डिसेंट्रलाइज्ड वे में किसी सोसाइटी में लगा है बायोगैस, तो वो सिर्फ इसीलिए कि हम लोग हमारे सोसाइटी में जो कचरा हो रहा है उसको मैनेज करें, इसलिए नहीं कि इससे हम लोग कुछ ईंधन तैयार करें। तो जो फोकस आज की तारीख में मिस हो रहा है वो फोकस ये है कि नेचुरली बेसिकली बायोगैस बनी ईंधन के तौर पर, और वो पूरी तरह से जो चीज है वो पूरी तरह से आज हम लोग भूल चुके हैं। वैसे ही सीवेज, ये जो सीवेज है, ये जो मनुष्य प्राणी का मलमूत्र है, इसके भी जो ट्रीटमेंट प्लांट आज हमारे पूरे देश में है, वो ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ इसीलिए है कि कैसे हम लोग इस गंदगी से छुटकारा पाए, नंबर 1। और दूसरी बात तो ये है कि ये प्लांट भी इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है, और सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करके इसको चलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, कैसे बनते हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या होता है एक्चुअली। तो दोस्तों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, आपने बहुत बार सुना होगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी मनुष्य का ये जो सीवेज है, जो वेस्ट है, उसका ट्रीटमेंट करने वाला प्लांट, ऐसे इसका सिंपल सा अर्थ है। अभी इस सीवेज ट्रीटमेंट के प्रकार हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है इस सीवेज की। तो जहां ये तैयार होता है वहां अक्सर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। वहां क्या होता है कि जैसे ये सीवेज वेस्ट निकलता है तो उसे एक बहुत बड़ा चेंबर होता है, और उस चेंबर में 2 पार्टीशन होते हैं। उस चेंबर में इसको फर्स्ट पार्टीशन में उसको लाया जाता है और उसको ठहराया जाता है। सेडिमेंटेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पानी में, उस सीवेज में जो भी सॉलिड्स होता है वो सब नीचे बैठ जाते हैं, और वो जो पानी है वो बाकी दूसरे चेंबर में चला जाता है। अभी इस पानी के ऊपर और इस सॉलिड के ऊपर भी काम करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया उस चेंबर में रहते हैं। दोस्तों इसे सेप्टिक टैंक कहा जाता है इस ट्रीटमेंट। अभी इसके बाद जो आती है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद जो आता हुआ पानी है, इस पानी को इकट्ठा करके इस पानी में जो बचा हुआ जो सॉलिड कंटेंट है, बचा हुआ जो भी बैक्टीरिया, पैथोजन सब कुछ है, उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारे सभी STP प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स आप देखते हैं, वहां ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है। और ये ट्रीटमेंट करने के 3 प्रकार होते हैं। एक तो ये जो पूरा पानी है इसमें वो सॉलिड भी है, कुछ पैथोजेंस भी है। यहाँ एक तो उसको बायोलॉजिकल प्रक्रिया की जाती है, वही जैसे मैडम ने कहा, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इस चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, खा सकते हैं, स्कैवेंजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देके आप एरिएशन मेथड से इसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं।
और तीसरी जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन की। तो ऐसे 3 मेथड होती है कि जो इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होती है, और हमारे यहाँ जो भी एसटीपी प्लांट्स है वहां सभी एसटीपी प्लांट पे ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है। और तीसरी है टर्शरी ट्रीटमेंट। अभी टर्शरी ट्रीटमेंट यानी ऐसी ट्रीटमेंट है कि सपोज ये पानी आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया, अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट किया जो भी कुछ, लेकिन अगर इस पानी को आप किसी भी मनुष्य के उपयोग के लिए लाना चाहते हो, कोई भी चीज हो, खेती से लेके अगर पीने की पानी तक, अगर इसको आपको इस्तेमाल के लिए भी इसको यूज करना है, डोमेस्टिक या इवन पीने के लिए, तो इसको टर्शरी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। और ये जो पानी है जिसको ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसको पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। हमारे देश में बहुत कम जगह पे ये टर्शरी ट्रीटमेंट होती है। तो दोस्तों, ये जो आज की तारीख में सीवेज ट्रीट हो रहा है, इसके 2 अलग अलग लेवल्स मैं आपको बोल सकता हूं। सबसे पहला जो लेवल होता है ये सीवेज ट्रीटमेंट का, वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड वे में, जहां ये तैयार होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि आपकी जो बिल्डिंग बनती है, आपका कोई घर भी अगर आपने बनाया, कोई सोसाइटी है, तो सभी जगह एक सेप्टिक टैंक लगाते हैं। तो सेप्टिक टैंक क्या है? तो सेप्टिक टैंक यानी ये आपको जो दिख रहा है वो टैंक है। ये टैंक लगाया जाता है आपके सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। ये टैंक एक तो प्लास्टिक का हो सकता है, एफआरपी का हो सकता है, या इसको आप सीमेंट का बना सकते हैं, जो भी है। और इस टैंक के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज की होती है। तो क्या होता है? तो इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले तो वो सीवेज आता है, और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट चैम्बर में वो उसको सेडिमेंटेशन यानी उसको ठहराया जाता है, सभी सॉलिड्स रुकते हैं और पानी दूसरे चैम्बर में जाता है। अब इन दोनों चैम्बर में बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इसको सेप्टिक टैंक कहा जाता है। और जो चीज नीचे रुकती है इसको स्लज ऐसा कहते हैं, और बाद में जो बचा हुआ पानी है वो आगे जाता है। आगे कहा जाता है? तो दोस्तों, शहरों में एक सिस्टम होती है जिसको हम लोग सीवेज सिस्टम कहते हैं, सीवरेज कहते हैं। शहरों में क्या, शहरों में या नगर पालिका, छोटे शहरों, छोटे टाउन में भी हो सकते हैं, जहां जहां वहां की नगर पंचायत, वहां की गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। तो वहां ये सिस्टम होती है कि ये सभी सेप्टिक टैंक, उससे जो पानी निकलता है उस सभी पानी को वो एक नेटवर्क, एक पाइप का नेटवर्क होता है, उससे वो कलेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं सीवरेज या सीवेज सिस्टम। और यही अल्टीमेटली ये सभी सीवरेज, ये सभी पानी कहा जाता है तो आपके शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। तो ऐसी रचना होती है शहरों में। अभी गांव में क्या होता है ये आपको पता है। गांव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव में वो सेप्टिक टैंक होता है, लेकिन गांव में बहुत बार ये व्यवस्था न होने की वजह से लोग आज भी बाहर खुले के ऊपर शौच करते हैं। तो ये पूरी जो सिस्टम है, जो भी हम लोग देखते हैं एसटीपी के बारे में, ये हमेशा हमें दिखाई देती है शहरों के लिए, लेकिन बहुत सारा भारत ये हमारे गांव में भी रहता है। तो चलिए देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट का हमारे भारत में कैसे है। दोस्तों, हमारे भारत में अगर आप देखोगे तो हमारी लोक संख्या अभी 140 करोड़ बन चुकी है। ये आज की, यानी एक नेट पे अगर आप जाओगे और भारत के पॉपुलेशन का आप टाइप करोगे तो वहां एक स्पीडो 1 मीटर है, वो हर सेकंड आपको बताएगा कि भारत की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, जिसके तहत अभी वो 140 करोड़ के ऊपर है। 2021 का सेंसस के अनुसार ये जो जनता है उसमें से 64% आज की तारीख में गांव में रह रही है और 36% शहरों में रह रही है। और पर कैपिटा कितना वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं, अगर आप देखोगे कितना सीवेज के लिए, कैलकुलेशन के लिए भी ये वो इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो है 121 लीटर पर डे। लेकिन इसका जो निकालने का तरीका है वो ये है कि देखो, आपका शहर है, आपके शहर में ऐसा पकड़ते कि 50,000 लोग रहते हैं या 1 लाख लोग रहते हैं। तो 1 लाख लोगों को ऐसा समझे कि आपकी म्युनिसिपालिटी 150 लीटर के हिसाब से 150 लीटर पर डे पर पर्सन, इतने हिसाब से आपको पानी दे रहे हैं। कोई 150 लीटर देगा, कोई 120 लीटर देगा, कोई 100 लीटर भी देगा। तो जो जितना भी पानी हम लोग देते हैं, म्युनिसिपालिटी देते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो 80% पानी वापस आने वाला है वेस्ट
वेस्ट वाटर के अनुसार, और वो वेस्ट वाटर तैयार करने के लिए फिर एसटीपी का उपयोग होता है। तो कितना वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे ही उस कैलकुलेशन में 80% जितना हम लोग ने सप्लाई किया उसके 80% वेस्ट वाटर जनरेट होता है, ऐसे हमारे पूरे स्टैटिक्स में माना जाता है। टोटल जो प्लांट है हमारे देश में वो है 816, और ये अलग अलग शहरों में है। लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे देश में आज की तारीख में 72,000 दशलक्ष लीटर से ज्यादा इतना सीवेज तैयार होता है। 72,000 दशलक्ष लीटर इतना तैयार होता है, और उसको साफ करने की, उसकी ट्रीटमेंट करने की जो यंत्रणा है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 31,000 दशलक्ष लीटर से ज्यादा, यानी 72,000 बन रहा है, 31,000 की अपनी कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअली जिसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग वो 20,000 दशलक्ष है। तो आप सोच सकते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी ये रिपोर्ट है, इनके ये स्टैटिस्टिक्स है कि लगभग 72% ये जो पानी है, ये जो एसटीपी है या सीवेज, जो सीवेज कचरा है या सीवेज वेस्ट है, इसको हम लोग आज की तारीख में हमारे यहाँ, हमारे जो अच्छे पानी के सोर्सेस है, तालाब है, नदियां है, समुद्र है, इसको वहां हम लोग डंप कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। और दोस्तों हमारे पूरे देश में ऐसी परिस्थिति है। आप जहां भी रहते हो, आप किसी गांव में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, आप जरा जहां जहां वो पानी है, फ्रेश वाटर है, वहां सिर्फ आप थोड़ा सा नजर डालिए, थोड़ा सा उसकी पढ़ाई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कितने सारे ड्रेन, सीवेज के ड्रेन ऐसे ही, यानी सोसाइटी से निकल रहे हैं और ऐसे ही आपके तालाब में जा रहे हैं, ऐसे आपकी नदी में जा रहे हैं, और ऐसा सब कुछ हो रहा है। और ये सिर्फ गांव में, छोटे छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली से लेके मुंबई तक हो रहा है। मुंबई में ये पवई लेक है जो सबसे खूबसूरत ऐसा एक लेक है, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वहां एक जो ऐसी सोसाइटीज है, कुछ स्लम जैसी, उनके पूरे जो ड्रेन है वो डायरेक्टली इस तालाब में जाते हैं, और उसके वजह से ये सब वनस्पति वहां ग्रो होती है। आप यमुना, दिल्ली की जो यमुना है, वहां से लेके नासिक की जो गोदावरी, वहां तक जाएंगे, इस गंगा के तट पे जाएंगे, तो आप देखोगे कि गंगा अदरवाइज हम लोग उसको कितना पवित्र समझते हैं, लेकिन इस गंगा में भी लोग, सोसाइटीज अपने गंदे पानी के, इस सीवेज की जो ड्रेन है वो छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये तो हम लोग शहर को जो देख पा रहे हैं वो है, ऐसी कितनी सारी चीजें होगी जो हम लोग देख नहीं पा रहे। हमारा जब 60% से ज्यादा अगर लोग गांव में रहते हैं, तो उनके साथ उनका जो वेस्ट जनरेट होता होगा वो कहा जाता होगा, और उसके साथ हम लोग क्या करते होंगे, ये आप सोच सकते हैं। इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे पॉपुलेशन अगर भारत देखेंगे पूरे दुनिया में, तो 17% लोग, पूरे दुनिया में जितनी आबादी है उसके 17% लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। लेकिन पानी अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया को जितना पानी उपलब्ध है, हमारे यहाँ 4% पानी उपलब्ध है, और दिन ब दिन ये पानी कम होता जा रहा है। और ये हमें ये बताने के लिए किसी स्टैटिस्टिक्स या किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। आप अपने आजू बाजू जो नदी बहती है, तालाब बहते हैं, उनको देखिए आप। ऑलमोस्ट हर शहर, हर जो बस्ती जो बनी हुई है ना, वो हमेशा कोई ना कोई पानी का स्रोत था वहां, इसलिए बनी है वो। एग्रीकल्चर, पानी, ये बेसिक चीजें जिसकी वजह से मनुष्य ने वहां बस्ती चालू की है। और आज की तारीख में बहुत सारे शहर आप देखोगे तो वहां लुप्त हो गई है नदी। तो ये जब ऐसे पानी के जो हमारे स्रोत है वो कम होते जा रहे हैं, हमको अभी पानी उतना जो हम लोग कुएं करते उनको नहीं मिलता, बोरिंग को नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो ग्राउंड वाटर का पानी वो भी कम हो रहा है। और ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे में जो कुछ बचा हुआ पानी है उसमें ये पूरा वेस्ट डाल रहे हैं। अभी देखिए, जितना भी पानी है उसमें 80% पानी ऑलमोस्ट हम लोग एग्रीकल्चर को देते हैं। जितना भी पानी का इस्तेमाल भारत देश करता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग खेती के लिए करते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में मोस्ट इरिगेटेड जमीन किसके पास है, तो भारत के पास है। लेकिन हम लोग जो भी पानी है, जो भी अच्छा पानी जो हमारे सभी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो ऑलरेडी अभी कम हो रहा है, वो बचे हुए पानी में भी ये पूरा सीवेज वेस्ट हम लोग वहां 72%
बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश का अगर हम लोग विचार करें तो 80% हम लोग बिना कुछ वो एसटीपी तक जाता भी नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता नहीं, ऐसा पूरा वेस्ट सिर्फ अपनी नदियों में और तालाब में जा रहा है। और इमेजिन कि हमारे देश में जब इतनी जरूरत है पानी की, और इस पानी के साथ हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सोर्स जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सीवेज, ये वैसे ही है ना जो जैसे गोबर है। ये सीवेज जो है इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो सीवेज है इट इज फुल ऑफ कैपेसिटी टू बिकम फ्यूएल। गोबर के साथ हम लोग सोच सकते हैं कि जो जो हम लोग पॉसिबिलिटी है वो पूरा पॉसिबिलिटी मनुष्य के मलमूत्र के साथ भी है। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन 1 किलो गोबर के साथ जितनी बायोगैस बनेगी उससे ज्यादा बायोगैस बनती है 1 किलो ह्यूमन वेस्ट के साथ। और जो पानी देखिए ना कितना, इतना पानी हर दिन। आज हम लोग ऐसे ही उसको गंदा कर रहे हैं पानी, और गंदा पानी छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर सही काम करे तो 90% ये जो पानी पूरा जा रहा है ना, 90% पानी पूरी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और न्यूट्रिएंट, अभी खेतों में हम लोग ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसकी बात करते हैं, एनपीके की बात कर रहे हैं। ये एनपीके का सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है ये अपना सीवेज। बहुत बड़ी मात्रा में एनपीके को प्रोड्यूस कर सकता है। और 100%, जैसा अभी मैडम ने ऑर्गेनिक खेती की बात की, ऑर्गेनिक खेती हम लोग अपने ही, इतने लोग रहते हैं हमारे यहाँ कि उनका अगर रॉ मटेरियल हम लोग ले तो पूरे खेती के लिए जितनी चाहिए उतना हम लोग तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो सब ठीक है, लेकिन जो हमारी देह धरती माँ है, ये इकोसिस्टम है, ये पर्यावरण है जिसमें लाखों जीव हमारे साथ रहते हैं, और हमारा कोई ये नहीं बनता कि हम लोग उनको नुकसान पहुंचाए। अगर हम इस सीवेज ट्रीटमेंट के साथ, इस पानी के साथ अच्छा कुछ करें तो सोचिए हम लोग इन सबके प्रति कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अभी कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। देखो हम लोग अभी सभी बिजनेस में है, हमें बायोफ्यूल का निर्माण करना है, और जिस ईंधन को लेके हम लोग अभी अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अपने बिजनेस की प्लानिंग की है, वो है बायो सीएनजी। ओके, तो बायोगैस से हमें बनाने आए बायो सीएनजी। अभी इस बायोगैस को बनाने के लिए हम लोग खेती में बायोमास की खेती करने वाले हैं, बायोमास उगाने वाले हैं। जो मैक्सिमम जगह पे जो बायोमास उगेगा उसके लिए हमने फोकस किया नेपियर ग्रास के ऊपर, क्योंकि नेपियर ग्रास बहुत ज्यादा आमदनी किसानों को भी दे सकता है और हमारे लिए रॉ मटेरियल के लिए भी अच्छी। अब ये नेपियर ग्रास में क्या होता है कि इसमें 60 से 70%, 75% तक पानी होता है, और सिर्फ 25% से 35% तक सॉलिड होता है। सॉलिड यानी मेरी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी, जो सबकी, ये मनुष्य बॉडी जो है वो भी बनी है 70% पानी के साथ। तो मेरे बदन में भी आज की तारीख में 70% पानी है। वैसे ही इस नेपियर ग्रास में 70 से 75% पानी है। जो बचा हुआ सॉलिड है, उससे जो भी बचा हुआ है उससे 30% बनती है बायोगैस। ओके, तो जितना भी आपका 1 टन से जितना भी उसमें सॉलिड कंटेंट होगा, उससे 30% बनेगा बायोगैस। और फिर बायोगैस में हम लोग फिर से उसका प्यूरिफिकेशन होता है, और मीथेन जो 60% होता है बायोगैस में, उसको हम लोग 90% के ऊपर लेके जाते हैं और वो बायो सीएनजी बनता है। ओके, तो वैसे ही अगर हम लोग अपने सीवेज की बात करें तो सीवेज में ऐसा समझिए कि इतना पानी आने के बाद भी 1 से 2% सॉलिड होते हैं उसमें, वही सॉलिड जो नेपियर ग्रास में तो वैसे ही सॉलिड होते हैं, और बाकी का समझते पानी है। तो सोचिए कि इतने सारे लोग हमारे देश में, 140 करोड़ को छोड़ दीजिए, हम लोग हमेशा 130 करोड़ की आबादी बोलते, तो 130 करोड़ की अगर बात करें, और अगर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर 120 लीटर इतना पानी आ रहा है, तो 1,56,000 करोड़ MLD, दशलक्ष लीटर इतना हम लोग पानी तैयार कर सकते हैं। ये हमारा ही पोटेंशियल है, ये बन रहा होगा कहीं, ये इसके कम ज्यादा। और अगर मैं करोड़ में, किलो में बताऊं तो 15,600 करोड़ लीटर। और अगर इसमें से 1% भी सॉलिड पकड़े, 2% नहीं, 1% अगर इसमें सॉलिड है तो 156 करोड़ अभी लीटर को केजी में कन्वर्ट करते हैं, और वैसे ही रखते हैं। मुझे पता है कि लीटर और केजी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फॉर एक तो 1% से 2% हम लोग 1% पकड़ रहे हैं,
तो जस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग पकड़ते कि 156 करोड़ किलो रॉ मटेरियल आज हमारे देश में हर दिन तैयार हो रहा है। और इससे अगर हम लोग बायोगैस बनाएंगे तो 46.8 करोड़ केजी इतना बायोगैस बन सकता है। अगर इतना बायोगैस बनेगा तो सोचिए हम लोग बायो सीएनजी उसका कितना बना सकते हैं। और फर्टिलाइजर भी इतनी बनती है 30% उसके सॉलिड कंटेंट की। तो सोचिए 46.8 यानी ऑलमोस्ट 47 करोड़ किलो इतना फर्टिलाइजर जो 100% ऑर्गेनिक है, जो हम लोग अपने खेत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज हर दिन तैयार हो रहा है और बेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों अभी ये तो हुई पॉसिबिलिटी, हमारे देश में हम लोग क्या कर सकते हैं। आज की तारीख में एक नया सेक्टर पूरी दुनिया में तैयार हो रहा है और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और उस सेक्टर का नाम है रिन्यूएबल फ्यूल, रिन्यूएबल ईंधन, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस, ये सब कुछ। अभी अब पूरे दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है वो खुद इस रिन्यूएबल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां बेचता है। उसका नाम है इलॉन मस्क और बेच रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमारे देश में भी, इवन पूरे एशिया में अभी जो सबसे अमीर आदमी है, जो पर्सन है, गौतम अदानी साहब, वो भी आज की तारीख में सोलार में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, और वो भी इतनी तेजी से रफ्तार कर रहा है। तो ऐसे ही ये क्षेत्र अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसमें और एक पर्सन काम कर रहे हैं जिनका नाम है बिल गेट्स। दोस्तों ये बिल गेट्स है जो दुनिया के सबसे जो टॉप के जो अमीर आदमी है ना, उसमें जो चौथे नंबर पे आज की तारीख में। दुनिया में लगभग 10 से 11 साल वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी उन्होंने बनाई। अब ये फुल फ्लेज अभी सीवेज टू फ्यूल, यानी इस सीवेज का, इस मनुष्य के वेस्ट से हम ईंधन बनाने के प्रोजेक्ट में, बिजनेस में वो है। ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है लगभग 200 मिलियन यानी 1500 करोड़ खर्च करके। उन्होंने ऐसा टॉयलेट भी बनाया है जिस टॉयलेट से तुरंत उसकी खाद बन जाती है। और यही नहीं तो वो ये जो पानी है उस पानी से पीने योग्य पानी बनाते हैं। अभी उनके हाथ में जो पानी है वो सीवेज का पानी है जो अभी उन्होंने पीने योग्य बना है, और वो पानी पीते हैं। और ये सिर्फ बिल गेट्स ही नहीं, वो तो प्रॉपर बिजनेस के ओर पे काम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे शहर है कि जहां इस सीवेज का एक बूंद पानी भी अच्छे पानी में, इवन समुद्र में नहीं जाता। 100% वो पानी की रिसाइकल होती है, टर्शरी ट्रीटमेंट होती है, और पानी को पीने योग्य किया जाता है। और दुनिया में ऐसा जो पानी बनता है, जो सीवेज से बनता है, उसे कहते हैं न्यू वाटर। आप सिंगापुर में जाओ, आप कैलिफोर्निया में जाओ, आप दुबई में जाओ, हर जगह ऐसे प्लांट है। ये जो पानी अभी जो चित्र आप देख रहे हैं वो कैलिफोर्निया में ऐसा प्लांट है, और जहां ये सभी पानी जो पी रहे हैं वो उसी सीवेज का पानी। तो आप सोच सकते हैं कि ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बिजनेस है, वो 100% एस्टेब्लिश ऐसा बिजनेस है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। हमारे देश में भी इस सीवेज से ईंधन तैयार हो रहा है। मैंने कहा कि हजारों सालों से भी तैयार हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इससे ईंधन तैयार कर रहे हैं और चल रहे हैं। ये चेन्नई का जो प्लांट है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट है। 16 साल से प्लांट वहां के जो सीवेज है उससे बिजली बना रहा है, और ये प्लांट आराम से चल रहा है। सीवेज एसटीपी प्लांट है, लेकिन आराम से खुद की बिजली बनाता है, इसको कोई बाहर की बिजली की जरूरत ही नहीं। इंदौर में भी ऐसा सीवेज से पावर प्लांट अभी बन रहा है, चालू हुआ है। नागपुर में भी अगर आप देखोगे तो नागपुर में भी इस पानी को ट्रीट किया जाता है, और ये पानी बाजू में जो उनके पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उसको दिया जाता है, और वो उसे कमा भी रहा है। बैंगलोर में भी ऐसा प्लांट शुरू हो रहा है कि जहां इस सीवेज से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब पॉसिबल है, ये दुनिया में हो रहा है, ये हमारे यहाँ भी कुछ जगह पे हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में एसटीपी, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को किस नजरिए से हम लोग देखते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ह्यूज, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पूरे शहर का पूरा पानी वहां आता है, और आप देखोगे तो बड़े बड़े इस पे प्लांट है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें सिर्फ सीवेज नहीं आता, इसमें हर तरह का वेस्ट वाटर आता। यानी मैं तो कहूंगा इसको अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलना ही नहीं चाहिए, एसटीपी बोलना ही नहीं चाहिए। इसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी WWTP
पीपी ये बोलना चाहिए कि हर तरह का पानी इसमें आता है। ये इंडस्ट्रियल पानी, इंडस्ट्री में आपको पता है कि उसमें केमिकल्स होते हैं, न जाने कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, सब कुछ होता है। वो पानी भी इस सीवरेज में आता है, एसटीपी में आता है। सरफेस रन ऑफ, यानी हमारे गांव में, शहरों में देखो कितना सारा पानी रास्ते पे तैयार होता है, यानी गाड़ियां धोते हैं आप, जानवर को धोते हैं, बाकी कितना सारा इस्तेमाल होता है। वो भी पानी पूरी फिर गटर सिस्टम में जाके एसटीपी पे जाता है। बारिश का पानी भी जब भी वो बारिश होती है, स्टॉर्म होता है, तभी ये पूरा पानी फिर उस सिस्टम से एसटीपी जाता है। एग्रीकल्चर, 80% हमारा आज का जो पानी की जो यूटिलाइजेशन है, अगर वो एग्रीकल्चर को है, वहां जा रहा है पानी, तो इस्तेमाल तो वैसे ही वहां से पानी भी आता है, और वो सब पूरा खराब पानी फिर से इस प्लांट में जाता है। तो जो एसटीपी में अगर आप देखोगे कि एसटीपी में सिर्फ ये सब आना चाहिए, तो हर जगह ऐसी परिस्थिति नहीं है। बहुत सारी जगह पे तो वो पानी देखोगे तो आप पूरा मिक्सचर हुआ पानी, सब कुछ आता है उसमें, सब कुछ इंडस्ट्री का आता है, एग्रीकल्चर का, इसका उसका सब कुछ आ रहा है। और फिर वहां को जैसे टेक्नोलॉजी वो उसको उस पूरे सारे पानी को जो कंपोजिशन ऐसा कुछ बना हुआ है, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। और यही एक इंपॉर्टेंट कारण है कि ये पूरा जब पानी आता है उसको नहीं बराबर कर पाते। 80% से ज्यादा पानी तो ऐसे ही अनरेटेड जा रहा है, लेकिन बहुत सारा पानी जो एसटीपी से भी निकलता है उसको उसकी बराबर ट्रीटमेंट नहीं होती। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी कचरे के इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे गांव में, शहरों में, हर जगह बने। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि इस कचरे को ना हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाते, इसका वर्गीकरण नहीं करते। अभी सोचिए कचरा, अभी अपने घर से अगर कचरा आप दे रहे बाहर, उसमें ही प्लास्टिक है, उसमें ही रबर है, उसमें ही कल का खाना है, इस पे फटी हुई चप्पल है, कल का अभी पुराना वगैरह आपका शर्ट है, फिर आपने अपने घर को साफ किया, उसकी जो धूल मट्टी है वो ली, वो भी उसमें डाली, वो सब कुछ जैसा पूरा उस बैग में डाला और डाल दिया उसको। अभी ऐसा पूरा अगर आप पूरा मिक्स करके डालोगे तो कैसे ट्रीट करेंगे? कोई भी प्लांट उधर चल रहा हो, आपके यहाँ म्युनिसिपालिटी में कोई भी प्लांट अगर कचरे का चल रहा, कैसे होगा? नहीं होता वो। और ये नहीं होता इसलिए वो कचरे के पहाड़, यानी मशीनरी भी वहां होती है लेकिन कचरे के पहाड़ भी बनते जा रहे हैं। वैसे ही पानी के साथ हो रहा है। पानी के साथ डेडिकेटेडली ऐसे उस पानी के ऊपर काम करने वाले प्रोजेक्ट ही नहीं है। एसटीपी के नाम पे ये सब कुछ चल रहा है, सब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सभी तक सभी पानी आ रहा है, और वो पूरा खराब पानी उसको तैयार करके हम लोग अच्छे पानी में डाल रहे हैं। वो तो कुदरत मेहरबान है हमारे ऊपर कि इतनी सारी बारिश करती है, नहीं तो मालूम नहीं हम लोग कितने पहले ये सब खराब कर चुके होते। तो दोस्तों एक अलग आज के देखो, आज का जो वेबिनार है, जो प्रेजेंटेशन है, या एमसीएल के माध्यम से भी हम लोग ये सभी चीज एक अलग तरीके से करने वाला है, एक अलग सोच हम लोग तैयार करने वाले हैं। पहले इसके ये सोल्यूशन, ये पूरे जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर एमसीएल काम कर रहे हैं, आज नहीं बहुत सालों से। तो अभी इसके जो इश्यूज है और क्या सोल्यूशन हम लोग देने उसके तरफ देखते हैं। सबसे पहला इश्यू क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम बोलिए, चैलेंज बोलिए, तो प्रॉब्लम है कि हमारा अप्रोच, हम लोग इस चीज को यानी इस सीवेज को गंदगी के तरफ से देखते हैं, गंदगी के नजरिए से देखते हैं। और हमारा एक ही है, हमारी एक ही मानसिकता है कि कैसे इस गंदगी से पहले छुटकारा पालें। तो सीवेज को हम लोग आज की तारीख में गंदगी करके ट्रीट कर रहे हैं। एमसीएल का अप्रोच क्या है? तो एमसीएल का अप्रोच है कि हमें इसको रिसोर्स समझना चाहिए। रिसोर्स समझना चाहिए ना। अगर इससे इतना पूरा सीएनजी हम लोग बना सकते हैं, इसे इतनी खाद बना सकते हैं, पीने योग्य पानी बना सकते हैं, तो ये रिसोर्स है। तो ये सीवेज को हमें रिसोर्स समझना है। दूसरा का क्या इश्यू है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि हम सभी तरह का जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो सीवेज हो, एग्रीकल्चर हो, ये हो, सब कुछ वो लाते हैं और एक जगह पे उसको ट्रीट करते हैं। एमसीएल का क्या बोलना है? एमसीएल का क्या अप्रोच है कि आपका जैसा पानी है ना, वैसे उस पानी की कुछ योग्यता है, वैसे उस पानी में तैयार होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स है, तो उस पानी को वैसे ट्रीट करना चाहिए। अगर पानी का भी जो वेस्ट वाटर है उसका भी वर्गीकरण है, उसका भी ब्लैक वाटर, ब्राउन वाटर, ग्रे वाटर, ऐसा सब कुछ हो। उतना टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता,
लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये हर जो पानी का स्रोत आज आ रहा है उसमें कुछ कैपेबिलिटी है और उसको हम लोग उस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि सभी पानी को इकट्ठा ट्रीट करें। अलग तीसरा है कि आज की तारीख में लोगों की क्या मानसिकता है, क्या अप्रोच है कि इकट्ठा सेंट्रलाइज प्लांट होना चाहिए। अगर आपको पानी को ट्रीट करना है तो हर जगह कौन सा अप्रोच होता है कि आपको शहर का पूरा जो पानी है उसको एक जगह लाके उसको ट्रीट करो। एमसीएल का वो अप्रोच नहीं है। एमसीएल का अप्रोच ये है कि डिसेंट्रलाइज वे में करो काम। डिसेंट्रलाइज वे में यानी जहां इस पानी को, इस खराब पानी की, सीवेज की जहां उत्पत्ति हो रही है वही आप ट्रीटमेंट करो, वही उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग, ताकि फिर उससे सब कुछ जो कुछ प्रोडक्ट है उससे हम लोग तैयार कर सकते हैं। आज की तारीख में इशू क्या है, लोग क्या समझते हैं कि बहुत बड़ी जो सेंट्रलाइज में आप पानी लाएंगे ना तो फिर वो बहुत हेवी ऐसी मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऐसी आनी चाहिए, फिर अलग अलग चीजें होती है और फिर उस पानी के साथ फिर ये अलग करो, ये इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, ऐसा सब कुछ होता है। वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है और इतना सारा उसके लिए बिजली बाकी की चीजें लगती है, फिर भी अल्टीमेटली वो चीज वैसे नहीं होती जैसे हमें होनी चाहिए। पानी उतना साफ नहीं होता जैसे होना चाहिए। दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारे माँ के पास, हमारी इस धरती माँ के पास सभी तरह के सॉल्यूशंस है। ये हर तरह का पानी अगर आपको ट्रीट करना है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियल वाटर हो और सीवेज वाटर, तो 100% इसको 100% हम लोग नेचुरली, नैसर्गिक पद्धति से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये जो भी आज अभी नीचे देख रहे हैं ना आप, ये फोटो, ये कुछ बगीचे की फोटो नहीं है, ये एक्चुअली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और 100% अच्छी तरीके से इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो भी अभी एसटीपी के ऊपर काम कर रहे हैं वो बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट हो या कहीं भी हो, जब पानी को ट्रीटमेंट करने की जब बारी आती है या प्रोजेक्ट होता है, काम होता है, तो वहां ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। और इसी केमिकल की वजह से आज इतना कैंसर फैल रहा है। ये सभी जो केमिकल्स है कार्सिनोजेनिक्स है। लेकिन एमसीएल का अप्रोच है कि हमें किसी भी केमिकल को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। ना कोई केमिकल इस्तेमाल करना है, ना कोई एडिशनल कचरा हो, ना कोई एडिशनल धुआं हो, कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट में कोई ज्यादा एमिशन तैयार करे, कुछ कचरा तैयार करे, ऐसी कोई चीज ना हो। ऐसे प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करें। यानी कोई वेस्ट वाटर है, सीवेज ट्रीटमेंट की आज बात कर रहे हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ऐसा कोई पद्धति का अनुकरण करें, उसको ले कि जिसमें ये पूरी तरह से केमिकल्स वगैरह कोई जरूरत नहीं, कोई केमिकल्स नहीं लगेगा, एकदम केमिकल फ्री, और दूसरा कोई भी एडिशनल कचरा उससे तैयार नहीं होगा। आज का इशू क्या है, देखो मैं बोलता हूं कि ये सभी जो एसटीपी लगे हैं ना पूरे दुनिया में, मैं तो बोलता हूं सबका एक ही मकसद है, ये गंदगी है नंबर 1। इस गंदगी को उस एसटीपी में साफ नहीं, ट्रीटमेंट करनी, ओके। और उस गंदगी को ऐसे लेवल तक लेके जाना है कि जब हम लोग इस गंदगी को पानी में फेंक दें, डिस्चार्ज करें, चाहे वो समुद्र हो, दरिया हो, जो भी कुछ है, आई मीन नदी हो, तालाब हो, बस यही अप्रोच है। अभी कौन सा प्लांट कितना एफिशिएंटली काम करता है ये तो हमने देखा, और ये तो अलग बात है कि वो कितना एफिशिएंटली काम करता होगा, लेकिन मकसद, अप्रोच देखिए ना आप, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ ये प्रोजेक्ट लगाए गए हैं कि नहीं हमको इस गंदगी से छुटकारा पाना है और उसको एक डिस्चार्ज करना है। यही अप्रोच हमको बदलना है। एमसीएल का अप्रोच है कि हमें ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी, ये गंदगी है ही नहीं, ये रिसोर्स है अपने लिए। तो इस रिसोर्स से जो भी निकलता है उससे हम लोग प्रोडक्ट्स तैयार करें और यही प्रोडक्ट को आगे फैलाएं। लोगों का अप्रोच क्या है कि हमें कोई भी वैल्यू एडिशन तो छोड़िए, इस गंदगी से तो छुटकारा पाना है, तो वैल्यू एडिशन की तो बात ही नहीं है, ओके। और एमसीएल क्या बोलती है, नहीं वैल्यू एडिशन करो। ये जो चीज, ये जो आज हमें नजर आ रही है, ये गंदगी नजर आ रही है, इससे हम लोग फ्यूल बना सकते हैं। इसे जो आज इतना बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग को, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एडेड ये वैल्यू इससे हो सकती है। तो वैल्यू क्रिएशन ये हमारा अप्रोच। और दोस्तों इसी को लेके, ये पूरी चीजों को लेके
हमारी एमसीएल फैमिली से पूरे समाज के लिए मैं तो बोलता हूं कि एक नया डिसरप्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग काम कर रहे हैं। बिल गेट से लेके कितनी सारी महानगर पालिका, वहां की म्यूनिसिपैलिटीज काम कर रही है, लेकिन एमसीएल एक नया ब्रेक थ्रू ऐसे प्रोजेक्ट लेके आने वाली है जो आप सभी लोग करेंगे। और उस प्रोजेक्ट का नाम है इंटीग्रेटेड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, हम लोग आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे कि आपके यहां जो भी ये सीवेज तैयार होता है वो, यानी वो लिक्विड वेस्ट पूरा, और उसके साथ जो भी आपके यहाँ जो गीला कचरा तैयार होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन का वेस्ट, आपके सोसाइटी का वेस्ट, जो भी वेस्ट होगा गीला, उसको एक साथ डिसेंट्रलाइज वे में हम लोग वही ट्रीट करने वाले हैं। वही ट्रीट करके वही से हम लोग एक पीने योग्य पानी भी बना सकते हैं, हम लोग उससे फ्यूल भी बना सकते हैं। उस फ्यूल से या तो हम लोग बिजली बनाएंगे, या तो हमारे उसी सोसाइटी में, उसी बिल्डिंग में, उसके लोकेशन में, उसी गांव में हम लोग जो कुकिंग गैस है उसको सप्लाई करेंगे और वही से हम लोग खाद बनाएंगे। दोस्तों, ये सभी प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में ये ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट्स है, ये डिसरप्टिव प्रोजेक्ट है, ये समाज में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट है। ये ऐसे प्रोजेक्ट है, मैं आपको बोलता हूं, जैसे ये व्हाट्सएप। पहले कैसे होता था कि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट डालना है, कुछ भी आपको फोटोग्राफ डालना है, तो आपको ईमेल करना पड़ता था। अभी व्हाट्सएप आने के बाद वो लोग ईमेल भूल गए हैं। क्या डॉक्यूमेंट है, व्हाट्सएप कर मुझे, क्या चीज है, व्हाट्सएप कर मुझे। वैसे ही ये ऐसे तरह के प्रोजेक्ट कि लोग भूल जाएंगे एसटीपी क्या होता है। और ये भी है कि इस प्रोजेक्ट में इतनी सारी चीजें होने वाली है, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट अभी नहीं करेंगे। ये प्रोजेक्ट हम पहले हमारी जो कमिटमेंट है लोगों के प्रति, पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। इसका मतलब पहले हम लोग ये पहले अपने फेज के सभी जो बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट है उसको लगाएंगे, प्रॉपर उसको पैसे लगाएंगे, उसको पूरी तरह से करेंगे, और उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट हम आपको बताएंगे और करेंगे भी साथ साथ। डिसेंट्रलाइज वे में ये सब प्रोजेक्ट लगेंगे, बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट के बाद में इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन इस तरह से हमें आगे के आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स करना है कि बहुत कम पानी ये एसटीपी में जाए। डिसेंट्रलाइज वाइज में ये सभी चीज जो पानी हो, उसके मूल द्रव्य हो, फ्यूल हो, उसका पुनर्वापर हो। और देखिए, इस कचरे का अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कुछ है तो वो है वैल्यू क्रिएशन। हम लोग कचरे का कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं। देखो, आप अपने घर में जो रद्दी है, पेपर होते हैं, पढ़ने वाले पेपर, अखबार, अपने अखबार हम लोग वैसे रखते हैं। एक 2 महीने के बाद वो रद्दी जो है वो आप अपने घर पे रखते हो। 2 महीने के बाद जब आप उसको बेचते हो, कितने पैसे मिलते हैं आपको? 150-200 रुपया। अभी उस 150-200 रुपए से कुछ होता है क्या? लेकिन फिर भी उस पेपर को, अखबार को आप छोड़ते नहीं, आप रखते हो बराबर। क्यों? क्योंकि उसको कुछ वैल्यू है ना, उसको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ तो उससे मिलता है। वैसे ही जब वो बिस्लेरी की पानी की बोतल शुरुआत हुई थी, शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि वो पानी की बोतल रास्ते पे ऐसे पड़ी हुई मिलती थी। आज की तारीख में मिलती है क्या? नहीं, क्योंकि कितने सारे ऐसे रैट पिकर्स है जो वो बोतल को उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि 100% रिसाइकल होती है वो बोतल। उसी तरह जिस दिन हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये जो सीवेज, ये जो आप ऐसे ही गंदगी करके छोड़ रहे हैं, उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट करें तो उससे पीने योग्य पानी जैसा भी पानी बनाया जा सकता है, उससे ईंधन भी बनाया जा सकता है, उससे खाद भी बनाया जा सकता है। जब ये प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करेंगे, जब ये लोगों को बताएंगे, लोगों को पता चलेगा इसको वैल्यू है, इसका महत्व है, फिर ये रास्ते पे नहीं जाएगा, एक कचरे पे नहीं जाएगा। और दोस्तों, इतने सालों से अभी हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एमसीएल फैमिली ये प्रोजेक्ट पूरे करके पूरे हमारे देश को, हमारे अर्बन रूरल इंडिया को बेहतर और ग्रीन और क्लीन भारत बनाए। धन्यवाद। जल जमीन जंगल की बात, और आंसर ने कि कैसे जल को भी हम नेचुरल रिसोर्स बना के फिर से धरती मां को देंगे। श्याम सर, वन मोर टाइम, इट इज अपलॉडेबल प्रेजेंटेशन, एंड रियली कहने के लिए शब्द नहीं है कि आप किस तरह से
कॉन्सेप्ट को आज एमसीएल के माध्यम से लोगों को समझा रहे हो। गुड मॉर्निंग एमसीएल। और आज आपने सुना एमसीएल में श्याम सर को बताते हुए कि कैसे एसटीपी बनेगा WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और जैसे श्याम सर ने बताया कि बिल गेट्स जैसे बहुत अमीर लोग आज WWTP का पानी जो पीने लायक है वो पी रहे हैं। आने वाले समय में एक भी बूंद पानी की वजह जाने वाली नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा काम करेगा MCL, वाटर थॉट एंड वाटर डे टू लिसन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट थॉट। थैंक यू श्याम सर एंड यस थैंक यू प्राची मैडम। जल जमीन जंगल में से आपने जमीन की बात की कि कैसे हम हमारी हिस्ट्री आप जो बताते रहते हैं हमेशा, कैसे हमारी हिस्ट्री प्रो नेचर थी, कैसे नेचुरल रिसोर्स में काम करते थे, कैसे लेग्यूम बैक्टीरिया हमारी मिट्टी की उसमिता को बढ़ा के रखते थे। हम उसी दौर को वापस लेके आए। सोने की चिड़िया को अगर कोई वापस ला सकता है तो वो है आप और हम और हमारा MCL। आज का थॉट बहुत ही क्रांतिकारक था और सुनने के लिए आप सब लोग बड़ी मात्रा में आए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू MCL। और MCL जो करता है कहता है वो करके रहेगा और हम सब लोग मिलके करेंगे। यही थॉट, यही रिवॉल्यूशन देश को माननीय APJ अब्दुल कलाम के सपना पूरा करने में हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू ऑल द MVP पार्टनर्स, थैंक यू चैनल पार्टनर्स, थैंक यू MBS, थैंक यू MP ओनर्स, thank you BDS, senior BDS, prime BDS, and thank you all the farmers having faith in MCL. Thank you very much. मैं आज तो जी जान लगा के शान से कहूंगा कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सही मायने में सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर लोहित सर, थैंक यू प्राची मैडम, थैंक यू श्याम सर। आपने बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से इस विषय के बारे में हम सभी को समझाया है और मैं आप सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने ये वेबिनार अटेंड किया और इस वेबिनार की शोभा बढ़ी। एक महत्वपूर्ण बात, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो इसी के साथ मैं अभिजीत वर्लीकर आपका होस्ट ये घोषित करता हूँ कि ये वेबिनार यहीं पे समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।